मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके जरिए हम एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के मैसेज मालूम कर सकते हैं और हम ये मैसेज जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम करते हैं इसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम दो चीजें मालूम कर सकते हैं। नंबर 1, एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके। नंबर 2, एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के रिलेटिव अबंडेंस यानी एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स एक दूसरे के मुकाबले में कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। ये दोनों चीजें हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम कर सकते हैं। इंस्टेंस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए हम मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर एक एलिमेंट के आइसोटॉपिक आयंस को अलग करके इनकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पता लगा सकते हैं, जबकि डेम्स्टर के जरिए हम वो एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में हैं इनके आइसोटॉप्स के रिलेटिव अबंडेंस का पता लगा सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल ये है कि एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स को आयंस में तब्दील किया जाता है और फिर मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पर इन आयंस को अलग किया जाता है। मैस टू चार्ज रेशियो का मैथमेटिकल रिलेशनशिप ये है, मैस ओवर चार्ज इज इक्वल टू कैपिटल H स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल E। कैपिटल H मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कैपिटल E इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ है, स्मॉल r रेडियस है। मैग्नेटिक फील्ड में आइसोटॉपिक आयन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, स्मॉल r इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब कैपिटल H और कैपिटल E को कांस्टेंट कर दें तो मैस ओवर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। जितना ज़्यादा मैस टू चार्ज रेशियो होगी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा और इस रेडियस के मुताबिक आइसोटॉपिक आयंस डिटेक्टर पर गिरेंगे। और अगर हम मैस ओवर चार्ज कैपिटल H स्क्वायर को कांस्टेंट कर दें तो कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और रेडियस का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इतना ही रेडियस ज्यादा होगा। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की ट्यूब में सबसे पहले सैंपल इनलेट आता है जिसके जरिए हम वेपर फेज में मौजूद सैंपल को दाखिल करते हैं। इनलेट के बाद आयनाइजेशन चैम्बर होता है। आयनाइजेशन चैम्बर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, फिलामेंट और इसके बिल्कुल सामने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आयनाइजेशन चैम्बर के बाद एक्सेलरेशन चैम्बर होता है जो आइसोटॉपिक आयंस को एक्सेलरेट करवाएगा। इस चैम्बर में सबसे पहले नेगेटिव ग्रिड होती है और फिर परफोरेटेड प्लेट्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 500 से 2000 वोल्ट्स होता है। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन चैम्बर होता है जिसमें दो मैग्नेट मौजूद होते हैं, हम इसे मैस एनालाइजर भी कहते हैं। लास्ट चैम्बर डिटेक्शन का है जो आइसोटॉपिक आयंस को कलेक्ट करेगा और आयंस की मिकदार के मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा जिसे फिर हम एम्पलीफाई करेंगे। वेपराइजेशन चैम्बर में सैंपल या सब्सटेंस को वेपर या गैसियस फेज में तब्दील किया जाता है, यानी सब्सटेंस को वोलेटिलाइज किया जाएगा। जब हम सैंपल को चैम्बर में डालते हैं तो हीट की मदद से ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करेगा जिससे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे यानी गैसियस फेज बन जाएगी। इस चैम्बर में प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, तकरीबन 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 टॉर तक। इतना कम प्रेशर होने की वजह से वेपर्स के दरमियान बहुत ज्यादा फासला होगा जिससे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। आयनाइजेशन चैम्बर में आइसोटॉप्स की आयनाइजेशन कैसे होगी अब हम इसे डिस्कस करेंगे। हम नियॉन एलिमेंट सैंपल के तौर पे ले रहे हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है जिससे मुराद इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स और शेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स का नंबर मुख्तलिफ होगा मुख्तलिफ आइसोटॉप्स में। आयनाइजेशन चैम्बर में जब मेटल फिलामेंट को हीट करेंगे तो मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन सामने मौजूद
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बढ़ेगी और इस तरह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम बनेगी। जब गैशियस नियॉन एटम्स को इन इलेक्ट्रॉन बीम में से गुजारा जाता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स और नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन से नियॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और पॉजिटिव नियॉन आयंस में चेंज हो जाएंगे और ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव ग्रेड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वेपराइजेशन चैम्बर से गैशियस आइसोटोपिक एटम्स निकलेंगे और आयनाइजेशन चैम्बर से गुजरने के बाद पॉजिटिव आइसोटोपिक आयंस में तब्दील हो जाएंगे। ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव ग्रेड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव ग्रेड के बाद पहली परफोरेटेड प्लेट पर ग्रेड के मुकाबले में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, लेकिन अगली परफोरेटेड प्लेट के मुकाबले में कम होता है। सो पॉजिटिव आइसोटोपिक आयंस पहली परफोरेटेड प्लेट की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो अगली परफोरेटेड प्लेट पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक्सेलरेट करेंगे और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इन आइसोटोपिक आयंस को इनके मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी। जितनी ज्यादा मास टू चार्ज रेशियो होगी इतना ही रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का। ये पॉजिटिव आयंस सर्कुलर पाथ में मूव करने के बाद डिटेक्टर पर गिरेंगे। एक जैसी मास टू चार्ज रेशियो रखने वाले डिटेक्टर पर एक ही जगह गिरेंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे। इस करंट की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी के जरिए हम अबंडेंस का पता लगाएंगे। नियॉन 20 का मास कम है, इसलिए इनकी मास टू चार्ज रेशियो नियॉन 21 और नियॉन 22 के मुकाबले में कम होगी। इनके सर्कुलर पाथ का रेडियस भी कम होगा और डिटेक्टर पर ये सबसे पहले गिरेंगे। नियॉन 21 का मास ज्यादा है, इसीलिए मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी। इस तरह रेडियस भी नियॉन 20 के मुकाबले में ज्यादा होगा और ये डिटेक्टर पर नियॉन 20 के बाद थोड़े फासले पर अपनी रेडियस के मुताबिक गिरेंगे। लास्ट में नियॉन 22 का मास सबसे ज्यादा है, मास टू चार्ज रेशियो रेडियस भी ज्यादा होगा, इसीलिए ये नियॉन 21 के मुकाबले में डिटेक्टर पर थोड़े फासले पर अपने रेडियस के मुताबिक गिरेंगे। स्पेक्ट्रम या मास स्पेक्ट्रोग्राफिक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर मास नंबर होगा। हमने नियॉन का सैंपल लिया है तो एक्स एक्सिस पर नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22 मेंशन्ड हैं। वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव आयंस नियॉन 20 के डिटेक्टर पर गए, जिसकी वजह से करंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। करंट की स्ट्रेंथ से हमें नियॉन 20 की रिलेटिव अबंडेंस 90.92% पता चली। इसी तरह नियॉन 21 के पॉजिटिव आयंस कम बने और करंट स्ट्रेंथ के जरिए हमें इसकी रिलेटिव अबंडेंस 0.257% पता चली। नियॉन 22 के पॉजिटिव आयंस नियॉन 21 के मुकाबले में ज्यादा बने, इसीलिए इसकी करंट स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी और रिलेटिव अबंडेंस भी 8.82% थी। करंट स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी के जरिए हमने डिफरेंट आइसोटॉप्स के रिलेटिव अबंडेंस का पता लगाया। आइसोटॉप्स के मैसेज मालूम करने के लिए हम कार्बन 12 के साथ सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और कार्बन 12 की करंट इंटेंसिटी को हर आइसोटॉप की करंट स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी से कंपेयर करेंगे और इस तरह फिर जो मैसेज मालूम होंगे इनको रिलेटिव एटॉमिक मैसेज कहेंगे।